बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। 17 बरस बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान पहुंची है। T20 सीरीज़ का आगाज़ हुआ चाहता है। कुछ देर पहले आपने टॉस देखी, जहां इंग्लैंड ने टॉस जीती है। खुशाइंद है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट इस तरह से रिवाइव हो रही है। बात होती रहेगी आने वाले दिनों में इस सीरीज़ के हवाले से, लेकिन सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का सैलाब है। सैलाब से आने वाली तबाहकारियाँ हैं और जो सैलाब से मुतासर अफराद हैं उनकी रिहेबिलिटेशन और फिर उनकी आबादकारी तक का जो मसला है वो ज़ेर बहस है। पहला मौजू आज हमारा यही होगा, क्योंकि कल शामी साहब ने सियासत पर बात होगी। मैं इसमें एक ब्रेक लेते हुए आपको बताऊं कि सियासत पर बात ज़रूर होगी। खान साहब क्या कह रहे हैं, मरीम नवाज़ या राना सना क्या कह रहे हैं, वो ज़रूर होगी, लेकिन सैलाब से शुरू करें। वजह यह कि कल शामी साहब ने प्रोग्राम में एक तजवीज़ दी थी कि जो पाकिस्तान की डूबती मईशत है और इस पर जो बढ़ते हुए कर्ज़े हैं, बेपनाह अनगिनत कर्ज़े हैं, पाकिस्तान कर्ज़ों में भी डूबा हुआ है और सैलाब में भी डूबा हुआ है, उसके मुमकिन हल क्या हैं। तो इस सिलसिले में आज हमने ज़हमत दी है जनाब वक़ार मसूद साहब को। आप PTI दौर में इमरान खान साहब के एडवाइज़र थे रेवेन्यू और फाइनेंस के ऊपर, लेकिन शामी साहब ने कल के प्रोग्राम में खजाना रहे पिछली ताज़ा जो होती है डेफिनेशन वो ताज़ा नहीं, वो तसलसल है। ठीक, तो कल आपने सर एक बड़ी अहम तजवीज़ हल्की सी फ्लोट की थी। वो ये थी कि जो बढ़ते हुए कर्ज़े हैं सैलाब की तबाहकारियों के हंगाम, ये या डेफर हो जाएं या माफ़ कर दिए जाएं। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी गए न्यूयॉर्क, UN असेंबली का इजलास भी है, सेक्रेटरी जनरल का खिताब था, वो भी सैलाब की तबाहकारियों पर बात कर रहे हैं, मौसमियाती तब्दीलियों पर बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे पर बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं, कैसे इस डूबती मईशत को सहारा दिया जा सकता है। पाकिस्तान से जो लोग होकर गए हैं अमेरिकन्स, और जिन्होंने वो सुनी है वहाँ पाकिस्तानियों की बिपता, वो रो रहे हैं, खून के आंसू बहा रहे हैं। अमेरिकन कांग्रेसमैन जो येटी क्लार्क मेरे ख्याल, उन्होंने लिखा है अपने सेक्रेटरी होम लैंड सिक्योरिटी को कि पाकिस्तानियों को अमेरिका में टेम्परेरी प्रोटेक्ट स्टेटस दिया जाए। जी, वो हमारी बच्ची जो कल फातिमा TPS जो है वो स्टेटस कल उसने बात कर रही थी ना, मैंने मालूम किया ये TPS है क्या। जो पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके पास वहाँ अभी उनकी इमिग्रेशन के केसेस चल रहे हैं, वो सब उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगी और उसके साथ ये है कि आपको ये हक भी मिल जाएगा और लॉबी कर सके पाकिस्तान के लिए, उसके कर्जों में उसको रिलीफ दिया जाए। आप देखिए दुनिया में बार बार ऐसा हो चुका है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भी, वर्ल्ड वार 2 और 2 के बाद भी, कोल्ड वार के दरमियान भी, जब ये 9/11 के बाद भी कर्जे जो हैं वो मुआफ़ हुए हैं और रीशेड्यूल किए गए हैं। अगर 5 साल में वाजिबुल अदा कर्जा है वो 10 साल तक गया है, 15 साल तक गया है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में, ये बरतानिया में आवाज़ बुलंद हो रही, वहाँ की मेंबर पार्लियामेंट ने लिखा है कि भाई पाकिस्तान के कर्जे जो हैं माफ़ किए जाएं या कोई इनको मौखर किया जाए। अब ये जो मसला है, शहबाज शरीफ साहब वहाँ हैं और ये हमारी जो मलाला यूसुफजई हैं, उनसे आज हमारे वज़ीर ख़ारजा मिले हैं बिलावल भुट्टो। अब ये बच्चे, मलाला यूसुफजई जो है उसको कहें वो लीड करे इसको, दूसरे बच्चे नौजवान जो हमारे अमेरिका में हैं, बरतानिया में हैं, यूरोप में हैं, वो ग्रुप बनाएं साथ मिलके बड़ों के, और फिर वो इस प्रोसेस को, इस प्रोजेक्ट को, इस कॉज को आगे लेके चलें। हमारे ये चौधरी सरवर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी काम कर सकते हैं। ये चाहिए टीम बनाएं और कैंपेन चलाएं, पाकिस्तान के कर्जे जो हैं मुआफ किए जाएं, जो माफ नहीं होते उनको मौखर किया जाए। हमारे यहाँ जो सियासी मंजरनामा है उस बीच में कोई भी ट्रेंड या कोई भी हैशटैग बनाना तो सेकंड्स की बात है। तो PTI भी अपनी तवज्जो को इस पे गौर करना चाहिए। इमरान खान साहब को छोड़ दे सियासत, कौमी मकासद के साथ जुड़ जाए। वैसे शौकत तरीन साहब की सरबराही में कमेटी उन्होंने बनाई है कि जो दरपेश चैलेंजेस है उससे निपटने की तजावीज़ मुरतब करें। बात यह है कि आपको इमदाद नहीं मिलती ना फौरी तौर पर, आपको कर्जों की अदायगी में रिलीफ मिल जाए, उसी पैसे को आप तामीर नौ पे लगा सकते हैं, रिहेबिलिटेशन पे लगा। आज ADP ने कुछ रिलीफ पैकेज का ऐलान तो मजीद किया है। मजीद हमें इसको एक्टिवेट करने की जरूरत है, लोगों तक पैगाम पहुंचाने की जरूरत है, दरवाजों पर दस्तक देने की जरूरत है। इसमें आपने मलाला वाला आइडिया बड़ा खूब दिया है। मलाला को, शहबाज शरीफ साहब को भी मिलना चाहिए। इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड हैं, पाकिस्तान का फेस हैं, मौसर आवाज़ है, तमाम जो
ज़िम्मेदाराना दुनिया भर में उन तक उनकी एक्सेस है। इस कॉज को अगर वो लीड करें और इस तजवीज़ को वो उसका सेहरा अपने सर लें और बात करें कि जी मेरा मुल्क सफ़र कर रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी में बड़े बड़े लोग पड़े हैं हमारे कमाल के, और उनके राब्ते हैं उनके, हाँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े, ये लग जाए जी जान से, जो पाकिस्तान से सपोर्ट मिलनी चाहिए मिले, और पाकिस्तान की कमर से बोझ उतारें ताकि हम इसको तामीर नौ का काम कर सकें, अपने लोगों को रिहेबिलिटेट कर सकें, तो वकार साहब से फिर बात करते हैं, सुकून का सांस ले सकें। ठीक, वकार साहब अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आपने इब्तदाइया सुन लिया, शामी साहब की तजवीज़ भी सुन ली, इसी मामले पर आपको आज ज़हमत दी है। ये इंटरनेशनल जो इशूज़ हैं लोन के, कर्जा जात के, ये डेफर हो सकते हैं, रीस्केड्यूल हो सकते हैं या माफ़ भी हो सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब और जामी। देखें, पहले ज़रा ये समझ लें कि हमारे जो बैरूनी कर्ज़े हैं उनकी नौइयत क्या है जी। अगर हम $100 के मकरूज़ हैं, इत्तफाक से $100 अरब के हम मकरूज़ हैं 30 जून इस साल जी, जो हमारा साल ख़त्म हुआ है, तो उसमें से तकरीबन 50 अरब के जो कर्ज़े हैं वो हमारे मल्टीलैटरल्स के हैं, यानी वर्ल्ड बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के, IMF के और इस तरह के 2-4 और इदारे हैं। और यहाँ पर कोई माफ़ी वाफ़ी का तसव्वुर नहीं है और ना यहाँ पर किसी किस्म का कोई इसमें जो है, जैसा रीशेड्यूलिंग का की इस्तिलाह शामी साहब ने इस्तेमाल की। अच्छा, एक ये बात, जो मॉरेटोरियम कह लीजिए आप इसको। जी सर, मॉरेटोरियम कह लीजिए, चंद साल के लिए मौक़त कर दिए जाए। जी, दूसरी ऑप्शन बता रहे हैं वही जी। दूसरी जो कैटेगरी है शामी साहब, हाँ जी, वो बायलैटरल्स हैं। उस बायलैटरल्स में उसकी 2 किस्में हैं। एक पेरिस क्लब जिसके कोई $10 बिलियन रह गए हैं, अब वो तकरीबन ख़त्म होने वाला है और वो पहले ही बहुत ज़्यादा सस्ते दामों का है। और दूसरे ये कि अभी जो G20 ने कोविड के दिनों के अंदर मदद की थी, तो उसकी अभी कोई बोझ फिलहाल हमारे पास नहीं है। और उसमें अगर G20 दोबारा बैठकर कुछ करे तो ठीक है, फबेहा। उसके बाद हमारे पास 2 और रह जाते हैं कमर्शियल। एक हमारे पास सुकूक और यूरो बॉन्ड्स वगैरह हैं, तकरीबन 8 से $10 बिलियन के, और इतनी ही तादाद में हमारे कुछ कमर्शियल लोन्स हैं। और वो कमर्शियल लोन्स जो हैं उसकी बड़ी तादाद जो है चाइना को है। वैसे रह गई थी बीच में, पेरिस क्लब के बाद दूसरा हमारा बायलैटरल क्रेडिटर चाइना है। अब चाइना इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा बायलैटरल क्रेडिटर है, सिर्फ वो बायलैटरल में भी और ये जो कमर्शियल लोन्स का जिनका मैंने आखिर में जिक्र किया है, पाकिस्तान का कोई सबसे बड़ा कर्जख्वाह है। तो अब देखें, अब इसको ले लें एक एक करके कि चाइना से हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है और चाइना हमें जितनी हमारी सर्विस करने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा हमारी मदद करता रहता है हर साल। इसी तरीके से ये मैंने पहले ही आपसे बात कर दी पेरिस क्लब वालों की कि वो कर्ज भी कम है, उसमें किसी किस्म की जो है अगर रियायत होगी तो वो G20 की छतरी के अंदर रहते हुए जो है वो करी जाएगी। और जहाँ तक ये सुकूक का और यूरो बॉन्ड्स का ताल्लुक है, तो देखिए, आप नहीं चाहते कि दुनिया के अंदर आपकी शोहरत हो कि इन कमर्शियल डेट्स जो हैं इनको आप अदा नहीं कर पा रहे। और अभी वैसे ही हमारी पोजीशन निस्बतन खस्ता है इस इलाके में, क्योंकि हमारा वो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप एक रेट कहलाता है, वो नाकाबिल यकीन हद तक बढ़ा हुआ है और उस पर रेट्स जो ऑफ़र हो रहे हैं यील्ड टू मैच्योरिटी वो भी 40% तक के करीब है। तो हमें इस साल 2-3 बिलियन और चाहिए। दिसंबर में एक आ रहा है सुकूक, वो मैच्योर हो रहा है $1 बिलियन का, उसे भी हमने हासिल करना है, उसको रीफाइनेंस करना है। तो इस पर मोहतरम अयाज सादिक साहब जो मिनिस्टर हैं इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न के, उस पर उन्होंने हम 4-5 लोगों को बुलाया जिनका ताल्लुक माजी में फाइनेंस से और EAD से रहा, और हम सब की मुत्तफ़क़ा राय ये थी कि देखिए, आप हमें ज़रूरत है वसाइल की, लेकिन हम साथ में ये नहीं कह सकते कि हमें इस तरह से वसाइल दें, यानी हम किसी से कहें कि नहीं जी हम कर्जे नहीं देंगे, आप उन्हें माफ़ कर दें। भाई, आपको मैं बताऊं, हमारे पास बहुत वसाइल आ रहे हैं। अभी इस वक्त एक चीज़ कहलाती है डैमेज नीड असेसमेंट, DNA।
वो शुरू हुआ है। अभी तो आपको मालूम है पानी नहीं उतरा जी जी बहुत सारे अहम तरीन इलाकों से। जब तक वो नहीं उतरेगा आप नुकसानात का सही अंदाजा नहीं कर सकते और अपनी ज़रूरतों को तयन नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो कि 8 अक्टूबर को 2005 में जल्जला आया था, उसके 1.5 महीने के बाद इस्लामाबाद के अंदर एक अजीम शान डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ कॉन्फ्रेंस हुई थी। परवेज मुशर्रफ साहब ने उसकी सदारत की थी और जितने पैसे थे सब मिल गए थे हमको। और आप देखें अजीम शान तामीर नौ जो है उससे हुई है, वहाँ पर कुछ खराबियाँ भी हैं। तो मैं जब ये डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएं DNA की, उसके बाद एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी। अभी आपने हालिया IMF का बयान पढ़ा है, उसने कहा है कि जी हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है और हम इन सैलाब ज़दगान के साथ हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर भरपूर इमदाद करेंगे। ठीक, तो इसमें हर कोई आएगा, हर कोई इसमें हिस्सा डालेगा। तो हमें ये देखना है कि हमें वसाइल मैसर आएँ और मैं समझता हूँ वसाइल मैसर आ रहे हैं। UN ने 160 मिलियन डॉलर की फ्लैश कॉल दी थी, 150 मिलियन उसके अंदर आ गए, 60, 40, 50 फौरी तौर पर डिस्बर्स भी हो गए। आप जैसे जैसे अपनी ज़रूरतें बताएंगे वो हो जाएगा। बेशुमार जो है अपने भाइयों की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से, हर तरफ से, आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, कनाडा की तरफ से, सब जगह से अभी भी रेस्क्यू और रिलीफ फेज में हैं जी। जब हम अभी रिहैबिलिटेशन में गए नहीं और ना ही वो डैमेज नीड असेसमेंट हो पाई उस तरह से जो आप फरमा रहे हैं। नुकता आपका बड़ा अहम है। तो आप मतलब यानी कि मैं आपको इत्मीनान दिलाना चाहता हूं इस बात में, और हमने वजीर आजम से भी कहा, वजीर आजम को भी इसमें उजलत थी और वो कह रहे थे कि नहीं जी ले आए, 15 साल का जो है हमें डेट रिलीफ मिलना चाहिए। ये बड़े नाजुक मामलात होते हैं क्योंकि जिन्होंने कर्जे दिए हुए वो छोटे से लोग हैं, छोटा सा गिरोह है। और उसमें अच्छा है कि UN का सेक्रेटरी जनरल ये कहकर गया कि जी इनके नुकसानात वही लोग पूरे करें जिनकी वजह से ये आया है, उन्हें कहने दीजिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमें इस अंदाज में पैसे दें। और एक और मैं आपसे बात बताता चलूं कि जो हमारा एक्सटर्नल डेट है वो हमारी GDP का सिर्फ 27% है, यानी ये कोई बोझ ही नहीं है हम पर। इंटरनल ज्यादा है, बोझ है वो इंटरनल। जी सर, इंटरनल ज्यादा है। इंटरनल यानी कि इस वक्त 73% है मजमूई, उसमें से सिर्फ 27% जो है वो एक्सटर्नल है। तो लिहाजा अगर कुछ करना भी है तो वो अपने मकामी लोगों से कहना चाहिए। लेकिन वो मईशत का हाल ऐसा है जैसा आपने पहले भी बयान किया, उसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट रेट भी 15% है, जिसकी वजह से डेट सर्विसिंग का हमारे ऊपर बोझ है। लेकिन वो मकामी तौर पर बाहर के कर्जे जो हैं उन पे इंटरेस्ट रेट भी जो है उसकी कोई, मेरा ख्याल है ये तजवीज़ आपकी बहुत उम्दा है जो शामी साहब ने तजवीज़ दिया, अगर उनको क्लब किया जाए, यानी शामी साहब भी इस पर फोकस करें कि मलाला और इस जैसे जो फिगर्स हैं उनको लीड करना चाहिए इस कॉज में। आपकी तजवीज़ साथ में नत्थी कम तो शक्ल यूँ होगी कि जी जिन ममालिक की वजह से मौसमियाती तब्दीलियाँ वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं, वो ममालिक जैसे UN सेक्रेटरी जनरल की बात करें उनकी ज़ुबान से, वही इसको डोनेट करें क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज्यादा सफर होने वाले ममालिक में शुमार होता है, जो टॉप 10 उनमें शुमार हो रहा है। हालांकि हमारा वॉल्यूम वो नहीं है क्लाइमेट चेंज में। जो डोनेट कर सकता है डोनेट करे, जिनके कर्जे कुछ रीशेड्यूल हो सकते हैं, मौखर हो सकते हैं, उनसे कहा की जाए कि मौखर कर दें। अच्छा, एक दफा फिर मैं अर्ज करूंगा, 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। एक तो ये कि देखें, ये वाली जो बात है कि जनाब हम दूसरों के जो कारस्तानी हैं उसके हम मुतासरीन हैं, ये दूसरे की ज़बान से अच्छा लगता है बजाय इसके कि आप इसमें कोई जोर दे के बात करें, क्योंकि ना आपके पास डेटा है और ना आप इस तरीके से जो है उसको कर सकते हैं। तो वो UN के ऊपर रहने दें। सेक्रेटरी जनरल ने बड़े ज़बरदस्त अल्फाज इस्तेमाल किए, बेहतरीन किया जी। दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ सर कि देखिए, अभी मतलब सऊदी अरब के अंदर खुद शाह फैसल ने ये कहा कि जनाब हम जो है प्रोग्राम कर रहे हैं और तमाम सऊदी उनसे जो है मदद की दरखास्त, शाह सलमान ने। हाँ जी। तो मैं इसी तरीके से कह रहा हूँ ये काम भी करते रहे, आप मांगते रहे लोगों से। ठीक है। ये जो डेट के फाइल हैं, अच्छा देखिए वर्ल्ड बैंक
ने पहले ही $300 मिलियन जो दूसरे मकासद के लिए थे और कम चल रहे थे वो दे दिए कि जनाब आप जाके रेस्क्यू और रिलीफ के अंदर इस्तेमाल करें और रिहेबिलिटेशन में भी ले जाएं। उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो इमरजेंसी की हैं, IMF के पास भी है। 2-3 बिलियन डॉलर आपको यहां से मिलेंगे, लेकिन आप तैयारी तो करें। तो जो डैमेज नीड असेसमेंट है वो तैयार हो आपके पास, यहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो और वहां पे लोगों को इससे आगाह किया जाए, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल, इसका मतलब मदद के लिए फिर इस तजवीज़ को आगे बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। हम अपना तैयारी कर लें, डेटा इकट्ठा कर लें, हम कंपेन करें, डोनेशंस के लिए कंपेन करें, जहाँ कर्जा हमारा मौखर हो सकता है मौखर करा लें। तजवीज़ तो सर आपकी बहुत सारी है, तजवीज़ तो बहुत उम्दा है कि इन लोगों को फ्रंट पे आके लीड करना चाहिए इस कॉज को। ये बच्चे जो मौसर आवाज़ें हैं, मलाला नौजवान है, ओवरसीज मलाला है, दूसरे बच्चे हैं, ये आके इसमें काम में लग जाएं। मेरा ख्याल है बहुत सी मुश्किल जो है, जैसे इकबाल ने कहा है ना, हर नई तामीर को लाजिम है तखरीब तमाम, है इसी में कारहाय जिंदगानी की कशूद। यानी ये बाज़ औक़ात जो तामीर होती है ना, तखरीब होती है, वो तामीर उससे जन्म लेती है। ऐसा ही। तो अब ज़रा मुल्क की सियासत पे बात करने दें मुझे। खान साहब ने कल चकवाल में जलसा किया। इकबाल का पहला इतना ही, इसका बाद जो है इसका शेर सुनाइए। जलजले से कोहो दर उड़ते हैं मानिंदे साहब, और जलजले से वादियों में ताज़ा चश्मों की नमूद। वाह। के दरिया जो पहाड़ हैं वो बादलों की तरह उड़ जाते हैं जलजलों से, और फिर नए चश्मे भी फूटते हैं उनमें से। ये बात नए चैलेंज होते हैं, नए इम्कानात होते हैं, नए मौके पैदा, शर में से खैर निकलती है। बिल्कुल ठीक। हमें उसमें से खैर निकालनी है, आइंदा तामीर करना है, गलतियों को दुरुस्त करना है, अपनी हमाकतों को दुरुस्त करना है। उसी की कोशिश जारी है 75 बरसों से। बहरहाल जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है, हाँ किया है, मौजूदा जो सियासी मंजरनामा है उसकी तो दिन में कुछ और रात में कुछ है। सियासी चामगोइयाँ भी हैं, बैकड्रॉप डायलॉग्स की बात भी हो रही है, उसकी तस्दीक भी कहीं कहीं से हो रही है, उसकी तरदीद भी हो रही है। इस बीच खान साहब ने पार्टी रहनुमा कुछ हदायत भी जारी की, लेकिन कल जो चकवाल में गए हमारे प्रोग्राम से पहले हमने देखा, गुफ्तगू कर रहे थे जलसे से, वहाँ जाके तो वो तकरीबन फट पड़े। लगता है कि बात उस तरह से नहीं बन रही जैसे वो चाह रहे हैं, जो अरेंजमेंट वो सोच रहे हैं वैसे बन नहीं रही। वजह वही है कि अपॉइंटमेंट जो अगली अहम तरीन है वो इस हुकूमत ने करनी है। अब जो कहानी मैंने वो कल सुनाई उसमें फ़रीक़ैन तो मौजूद थे, एक फ़रीक नहीं था जिनकी हुकूमत है वो मौजूद नहीं थी, इसलिए फिर जिनके पास ताकत है, हाँ वो थे, कानून की और आइन की, और जिनके कलम ने दस्तखत करने हैं, तो फिर अगर वही नहीं होंगे तो आलू गोश्त आप आलू के बगैर कैसे पकाएंगे? इसीलिए तो फिर वो उन्होंने थोड़ा सा अपना गुस्से का इजहार भी किया है। अब ये जो इमरान खान साहब है ना, मुझे इन्होंने बड़ा परेशान किया। आपको? हाँ। मैं समझा ये शिबाशी साहब को परेशान कर रहे हैं। मैं तो जब इनकी हमायत में लिखने लगता हूँ ना, तो मुझे इनके खिलाफ बेशुमार दलाइल इकट्ठे होकर मेरे सामने आ जाते हैं, और जब इनके खिलाफ लिखने का इरादा बांधता हूँ तो उनकी हिमायत में दलाइल, उनकी हमायत में बेशुमार दलाइल मेरे सामने इकट्ठे। तो फिर आप इरादे बांधते हैं, तोड़ देते हैं। मैं कुछ फैसले नहीं कर पाता, करूँ क्या? तो खान साहब हमें यकसू कर दीजिए। कर तो दिया है, या नहीं यकसू करने चाहिए, कर दीजिए। ओ भाई, इस सियासत को जरा एक तरफ रख दीजिए, ये कौम के साथ जुड़ जाइए, इसको इकट्ठा कीजिए, इसके मसाइल हल करने में लग जाइए। इकट्ठा कर दिया उन्होंने कौम को, उनके पीछे हैं लोग, यकसू भी कर दिया उन्होंने कि हकीकी आज़ादी चाहिए। आप तो पता नहीं पितरस के मज़ामीन पढ़ के आ गए हैं ना। अच्छा सर, या पता नहीं, अच्छा या पता नहीं वो जुगते कर रहे हैं और अपने हसबे हाल की तरह। नहीं बिल्कुल नहीं, सुहेल साहब से, नहीं अजीजी साहब से कुछ ना कुछ नहीं, मेरा ख्याल फैज हासिल कर लिया आपने। बस आज़ाद इकराम में से हम, उनका फैज हासिल किया आपने? नहीं, अभी तक तुम वो भी फैज भी पहुँच के लिया तो कहाँ से लिया? जी नहीं, वहाँ देखिए जी क्या कहते हैं, इस बात को यहाँ छोड़ते हैं क्योंकि नाजुक और हसास मौजू है। मरियम नवाज शरीफ साहबा और राना सना साहब क्या कह रहे थे? और उसने तरीका ये अपनाया हुआ है कि जहाँ पर उसके ऊपर मुश्किल आती है, उसका तरीका ये है कि उसको ललकारो, उसको धमकाओ, उसको डराओ और अपना रास्ता साफ करो। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, खौफ के बुत तोड़ दो। क्या अपने लोगों को वो कह रहे थे कि खौफ के बुत तोड़ दो और ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ाद हो जाओ। अगर ये तुम्हें डराएं तो तुम उनको डराओ, तो ये तुम्हें धमकाएं तो तुम उनको धमकाओ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ
कि अगर मैं वहाँ सामने खड़ी होती तो मैं ये सवाल करती कि आपके अंदर खुद उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं है, आपकी टांगे थर थर कांपती हैं, आप कहते हैं मिस्टर एक्स मिस्टर वाई। अगर आपके अंदर नाम लेने की हिम्मत नहीं है तो कौम को क्या सबक दे रहे हैं कि वो उनको ललकारे, उनको डराए, उनको धमकाए? मैं तो ये बिल्कुल है तो सबूत ले आओ सामने। ये XYZ क्या होता है? ABC पढ़नी शुरू कर देते हो, है तो सबूत ले आओ ना। देखिए मामला ये है कि ये मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो है ये इमरान खान साहब को पता होना चाहिए या उनको पता होगा। तो अगर वो इतनी जुर्रत के मालिक हैं और वो इतना हौसला रखते हैं तो फिर ये XY करने की क्या ज़रूरत है? फिर सीधी सीधी बात करें या फिर बात करना जो है वो छोड़ दें। और बाकी रही बात उनके पाँव पड़ने की, तो हो सकता है कि उनको पाँव से उठा के जो है ना वो सर के बल कर दिया। भाई कहाँ की बातें कर रहे हैं राणा साहब? राणा साहब की मूछें भी काटी गई थी ना, याद है ना आपको? हम उस वक्त उनकी मूछों के साथ खड़े थे, काटने वालों के साथ नहीं थे। बिल्कुल ठीक। बात यह है, ये कहते हैं इमरान खान फितना है, इमरान खान कहते हैं ये फितना, ये चोर और डाकू है। अब ये जो कुछ है, दोनों इस मुल्क के रहने वाले हैं, ख्वार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, कुछ भी हैं, लेकिन तेरे महबूब की उम्मत से। इस मुल्क के शहरी हैं, बदकिस्मती से ये इस मुल्क के शहरी हैं, दूसरों के गिरेबान में ना झांके, अपने अपने गिरेबान में झांके, अपनी कोताहियों का एहसास करें। PTI की क़यादत में ये भी कहा जा रहा है ना कि इदारों और सिविलियन के बीच तवाज़ुन और ऐसी कोशिशों की हामी है हम कि ऐसा कुछ अमल हो, लेकिन उसके लिए ये मिनिमम बेयर मिनिमम ये जो सिलसिला इसको ऑप्ट करना होगा, जो आप फरमा रहे हैं कि एक्सेप्ट करें एक दूसरे के वजूद को, एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। एक ब्रेक ले लूँ मैं, अदारों को हदूद में रखें, और सबसे पहली बात तो ये करें ना, इसको मौजू ना बनाए बहस का। बन गया जो सीनियर मोस्ट है ना, उसकी तकर्री करें। ये मसला हुआ ना सर, एक ब्रेक लेने दें मुझे। करें बस, एक ब्रेक, असूल की बात। ठीक, एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नेवल फेंट रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर बड़ा अहम नुकता आज समात के दौरान सामने उस पर बात करते हैं, लेकिन प्रोग्राम में जब ब्रेक आई तो उससे पहले बड़े अहम मौजू पर शामी साहब तजवीज़ पेश करना चाह रहे थे। हम बात करते सियासी रवैयों की और बैकग्राउंड में जो होने वाली मेल मुलाकातें और डायलॉग्स हैं, और फिर खान साहब का ज़ुबान बयान और फिर हुकूमत का ज़ुबान बयान। तो इस बीच में शामी साहब के पास कोई नुस्खा है? एक बहुत बड़े कानूनदान पाकिस्तान के, उन्होंने मुझे एक नोट भेजा है। क्या? उन्होंने कहा जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं, उनकी रिटायरमेंट नवंबर 2022 में नहीं, मई 2023 में होगी। ठीक। क्योंकि इमरान दौरे हुकूमत में नवंबर 2019 में चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जनरल कमर बाजवा को तौसी देने वाला सरकारी नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया था, और 28 नवंबर के हुक्म में जनरल बाजवा को 6 माह की अबूरी तौसीक देने का हुक्म देते हुए इस मामले में कानून साजी का मुतालबा किया था कि मुनासिब कानून साजी की जाए। और ये कानून साजी पार्लियामेंट ने जनवरी 2020 में की। बिल्कुल ठीक। जिसके बाद वजीर आजम के मशवरे पर सदर पाकिस्तान ने जनरल बाजवा को मजीद 3 साल के लिए आर्मी चीफ मुकर्रर किया जी। लिहाजा तकनीकी लिहाज से जनरल बाजवा को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पहले ही 6 माह की तौसी मिल चुकी थी। इसलिए नई कानून साजी के बाद दी जाने वाली 3 साल की तौसी का इत्तलाक 29 नवंबर 2019 की बजाय 29 मई 2020 से होगा। 29 मई 2023 से होगा ना? हाँ, और 23 पे खत्म होगा। 23 में होगा। इस हिसाब से जनरल बाजवा के ओहदे की मुद्दत 29 नवंबर 2022 की बजाय 29 नवंबर 2023 को ख़त्म होगी। इसमें एक दिलचस्प नुक्ता है, बिल्कुल ठीक। इसकी ये बात जो आई दिलचस्प है, नया नुक्ता है। खान साहब किसी वजह से मार्च का कह रहे हैं ना कि और कुछ नहीं तो मार्च में इंतखाब करवा दें।
नहीं, अब जो भी है, मगर वो वजह भी बारीकी से जुड़ी हुई है। अच्छा जी, चलिए, वो जब वो आएंगे फिर वो रिटायरमेंट हो, उससे पहले कौन कौन रिटायर हो जाएगा, कौन कौन बाकी बच जाएगा, ये कहानी कल बयान कल। अच्छा जी, आमिर सैयद अब्बासी साहब को हमने ज़हमत दी, हमारे नुमाइंदे खुसूसी हैं, क्योंकि आज एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलें थी। आमिर, क्या ये तासुर दुरुस्त है? समात आज आपने सारा दिन देखी वहाँ पर कि आज जो अदालत ने इस्तफसार किया उससे जो केस की हैयत है, उसके डायनामिक्स हैं, वो कुछ बदले हैं और कुछ नए पहलू सामने आए हैं। यानी नैब जो है वो कोई कोने में लगी है। जी बिल्कुल शामी साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलें हैं, उन पर आज नैब ने अपने दलाइल शुरू करने थे, हतमी दलाइल थे। और नैब ने आज जब दलाइल शुरू किए तो अदालत ने सबसे पहले उनसे ये कहा कि हमें सबसे पहले आपने ये बताना है कि कैसे ये प्रॉपर्टीज़ नवाज़ शरीफ की मलकियत हैं, और उसके बाद आपका जो इल्ज़ाम है कि मरियम नवाज़ ने इसमें एयानत की, ये कैसे की, ये आपने अपने डॉक्यूमेंट से और एविडेंस से साबित करना है। उस पर अदालत ने नैब से जब ये कहा तो नैब ने ये कहा कि हमें सबसे पहले 2006 की ट्रस्ट डीड पर जाना होगा। तो उस पर अदालत ने ये कहा कि हमें तो सबसे पहले 1993 फ्लैट्स की ख़रीदारी पर जाना होगा। तो उस पर प्रोसिक्यूटर ने यह कहा कि नहीं, हम 2006 से आगे चलेंगे। तो अदालत ने यह कहा कि हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या कहीं पर भी नवाज शरीफ ने एडमिट किया है कि ये अपार्टमेंट्स उनके हैं। तो बताया गया कि बिल्कुल नहीं एडमिट किया गया। तो उस पर अदालत ने कहा कि सबसे पहले तो आपने ये साबित करना होगा कि ये अपार्टमेंट्स जो हैं वो नवाज शरीफ के हैं। उस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि उनके बच्चे वहाँ पर रहते थे, तो प्रिजम्पशन यही है कि वो उनकी मलकियत है। तो इस पर अदालत ने कहा कि हम किसी भी तरीके से मफरूज़ों के ऊपर नहीं चलेंगे। सबसे पहले नैब बीइंग अ प्रोसिक्यूशन एजेंसी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ये साबित करना होगा डॉक्यूमेंट्स के साथ कि वो प्रॉपर्टीज़ नवाज शरीफ की हैं। उसके बाद ये मरहला आएगा कि मरियम नवाज़ ने उसमें कोई एयानत की या नहीं की। बार बार नैब प्रोसिक्यूटर ये कहते थे कि 2006 से हमें आगे चलना होगा। तो अदालत ने यह कहा कि नहीं, आप ये कहते हैं कि 1993 में अगर फ्लैट्स खरीदेंगे तो जो एयानत है वो 2006 में कैसे हो गई। उसमें नैब को बार बार सख्त सवालात का जब सामना करना पड़ा तो नैब प्रोसिक्यूटर ने यह कहा कि जो ट्रस्ट डीड है उसको हमें प्रॉपर्टीज़ की मलकियत के साथ लेना होगा। तकरीबन 1.5 घंटे तक अदालत उनसे ये बार बार सवालात करती रही कि हमें आपने ये साबित करना है कि किस बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई, नवाज शरीफ ने प्रॉपर्टीज़ कैसे बनाई, और वो आपने बतौर शहादत हमें दिखाना है। क्योंकि जो नैब प्रोसिक्यूटर थे वो ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ की अपील खारिज हो चुकी है। तो अदालत ने यह कहा कि वो मेरिट के ऊपर खारिज नहीं हुई, बल्कि वो अदम पैरवी या उनकी गैर हाजिरी की वजह से खारिज हुई है, मेरिट के ऊपर वो नहीं सुनी गई। उस पर जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने ये कहा कि ऐसा भी होता है, रिवायात मौजूद हैं कि अगर मरकज़ी मुलजिम बरी भी हो जाए या उसको किसी भी तरीके से उसका केस अलग भी हो जाए तो जो शरीक मुलजिम है उसको सज़ा हो सकती है। तो अदालत ने यह कहा कि हमने इस केस में सबसे पहले जो नवाज शरीफ हैं उनकी मलकियत से लेकर फिर आगे चलना होगा। तो नैब को खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ा, क्योंकि नैब को बार बार ये कहना पड़ रहा था कि 2006 में जुर्म शुरू हुआ। तो अदालत कहती थी कि 1993 में अगर खरीदारी हुई तो 2006 में देखिए कैसे की गई। ये देखिए आमिर साथ है, मेरा आपसे और शामी साहब सवाल है, क्योंकि फवाद साहब ने एक ट्वीट किया इस मामले पर। कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैरान कुन मुकदमा चल रहा है। मरियम नवाज के खिलाफ अपील पर नैब के वकील शहबाज शरीफ के मुकर्रर करदा हैं। अदालत उनसे पूछ रही है, उसको समझ नहीं आ रही वो डिफेंस का वकील है या प्रोसिक्यूशन का। ये अजब मंजर आपको पाकिस्तान के मीडिया पर नज़र नहीं आएगा, लेकिन हम बात करें नज़र तो आपको आ रहा है। आमिर, ये जो उन्होंने नुक्ता उठाया, पहले आप वो दरखास्त दे दें अदालत को। जी जामी साहब, ये बैरिस्टर, हम खुद वकील बनना चाहते हैं। उस्मान जी, अब आमिर की बात सुनिए सर। ये बैरिस्टर उस्मान गनी राशिद हैं और बहुत सीनियर कानूनदान हैं, क्रिमिनल केसेस के बड़े एक्सपर्ट हैं। उन्हें जब पीटीआई की हुकूमत थी उस वक्त उन्हें मुकर्रर किया गया था प्रोसिक्यूटर। उस वक्त जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल नैब के चेयरमैन थे, और ये उन्हीं के दौरे हुकूमत में, पीटीआई के दौरे हुकूमत में ही उस्मान गनी जो राशिद हैं उनको अपॉइंट किया गया था, और वही अब पेश हो रहे हैं। लिहाजा इसमें नई हुकूमत की तरफ से कोई प्रोसिक्यूटर नहीं आए। जितनी भी टीम है ये उसी वक्त की अपॉइंट करता है, बल्कि जो ट्रायल कोर्ट में भी पेश होते रहे सरदार मुजफ्फर अब्बासी, वो भी पीटीआई की और उस वक्त की जो नैब की टीम थी उसी ने अपॉइंट किया था। और जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं बैरिस्टर उस्मान राशिद चीमा, वो भी सीनियर कानूनदान है, क्रिमिनल केसेस के बड़े एक्सपर्ट हैं, और वो भी गुज़श्ता दौरे हुकूमत में ही अपॉइंट किए गए थे। लिहाजा फवाद चौधरी साहब का ये क्लेम बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ये गुज़श्ता दौरे हुकूमत में ही अपॉइंट किए गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आमिर। अब ये नवाज शरीफ साहब की मलकियत थी ही नहीं, उनका नाम आता नहीं, उनके बच्चों का नाम आता है। और उनका केस ये है कि उनके दादा से बच्चों को मुंतकिल हुआ है ये एसेट जो है। ठीक।
तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इसमें यानी कैसे पिसे, जैसे पता नहीं घुन पिसता है, ये पता नहीं गेहूं पिसता है। मतलब ये है कि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, जब आगे मुकदमा चलेगा तो बात करें, तो वाज़ेह होगा। सर आज हमने ज़हमत दी जनाब अब्दुल बासित साहब को, आप अब्दुल बासित बलोच जी, और ये जो आपको याद होगा नाज़रीन, जब से पाकिस्तान सैलाब की तबाहकारियों की ज़द में है, तो ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ सैलाब से मुतासर इलाकों का इन्होंने दौरा किया, वैसे तो सहाफ़ी भी और एक रिलीफ वर्कर के भी, और रिलीफ का काम कर रहे हैं, तामीर का और काम कर रहे इनसे हैं। हम मुख्तसर किस्सा सुनते हैं कहाँ कहाँ गए आगाज़ हैं। शहर अच्छा ये बताएं कहाँ कहाँ आप गए हैं? मैं सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब, जनूबी पंजाब, उसके अलावा बलूचिस्तान और KPK और सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे हमारी टीम जो है वो काम कर रही है। सबसे ज़्यादा आपने कहाँ बुरी हालत देखी, कौन से इलाके हैं पाकिस्तान के जो से ज़्यादा मुतासिर हुए? मुतासर का आप नहीं कह सकते, मुतासर तो सब भी हैं। अब इसमें ये है कि आप डिवीजन कर लें तो बलूचिस्तान तो बहुत ज़्यादा मुतासर है, उसका ये कि रकबा बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत कम है। अब वहाँ पे आपको पानी नज़र आता है हर जगह पर, लेकिन जो ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है ना, मैं समझता हूँ जिसमें मैं ज़्यादा काम किया वो आपका ये जनूबी पंजाब है। ये आबादी के एतबार से क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड आबादी है। लेकिन सिंध में अभी तक पानी खड़ा है। सिंध में पानी खड़ा है, लेकिन आबादी के एतबार से ये बहुत बड़ा है, आबादी बहुत ज़्यादा, यहाँ ये आपकी गुंजान ज़्यादा है, तो यहाँ नुकसान बहुत ज़्यादा हुए हैं। वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर नुकसान बहुत ज़्यादा है। पानी उतर गया यहाँ के नहीं, यहाँ पानी अब उतर गया हुआ है। अगर सिंध में तो पानी पानी अभी उतरा, ये कह रहे हैं कि नुकसान यहाँ ज़्यादा हुआ है और पानी ज़्यादा खड़ा सिंध में। बिल्कुल ऐसे ही है, और ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग घिरे हुए हैं उसमें। बिल्कुल वो ज़्यादा आबादियाँ दूर दूर हैं, तो वहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। जब आप रेस्क्यू रिलीफ के लिए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होती है? सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है सर कि वहाँ पे जो पानी खड़ा होता है ना, उस पानी को अबूर हमने कैसे करना है। 10-10 फुट 12-12 फुट पानी खड़ा होता है। फिर वहाँ पे हमें कश्तियों की अवेलेबिलिटी होती है जो है वो बहुत कम होती है। जो होती है रेस्क्यू 112 वाले हमें कुछ सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल किसी के पास कश्ती अपनी नहीं होती, तो वहाँ पर पहुँचना मेन मसला होता है कि उन तक पहुँच के उनको शाम पर खाना तो पहुँचा। अब आप मुझे बताएं रिलीफ का काम हो गया मुकम्मल? अल्हम्दुलिल्लाह जनूबी पंजाब में इसको हमने वाइंड अप कर दिया, सब तंजीमों ने मिल के इसको वाइंड अप कर दिया जनूबी पंजाब में। अब वहाँ पर जा रहे हैं हम बहाली की तरफ, हम वहाँ बहाली का काम कर रहे हैं। वहाँ पर जिनके घर गिरे हुए हैं उनको घर बना के दे रहे हैं, और उसके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं। मुख्तलिफ हैं कि कई मिसाल तो कई लोग हैं उनकी छतें गिरी हुई हैं, उनकी छतों को बनाने का हम एफर्ट करेंगे, उनकी छतें बना के दे दी हैं। कईयों के घर जो है वो ये बताएं यहाँ दीगर शहरों में जो बैठे पाकिस्तानी, वो चूँकि आप जैसे दोस्तों का मिसले ज़हमत देते हैं कि वो उनको बताएं जो अभी भी हेल्प करना चाह रहे हैं, मदद करना चाह रहे हैं, अतिया करना चाह रहे हैं, कि आप किस शोबे में अतियात दिए जाएँ? अगर आप जनूबी पंजाब में काम करना, यहाँ पर खर्च करना चाहते हैं और इस इलाके में, तो यहाँ पे बहाली के सिलसिले में आप खर्च करें। वहाँ उनको उनकी छतें बनवा कर दें, वहाँ उनको घर बनवा के दें। कई इलाके हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल दूंगा, जल्लो वाली एक इलाका है, उसके 210 घर दरिया बुर्द हुए हुए। 210 घर? 210। ये जनूबी पंजाब में है? जनूबी पंजाब में, राजनपुर वाली साइड? नहीं, ये तौंसा की साइड। तो अब उनको उनकी बहाली ये है कि उनको नया जो है वो मॉडल विलेज बना के, वहाँ पानी उतर गया है, वहाँ पानी उतर गया, वहाँ रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हो सकता है। जी बिल्कुल। सिंध में अभी तक ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सका, बिल्कुल। सिंध में तो पानी खड़ा ना, कैसे हो सकता? देखिए मस्जिदें जो हैं मस्जिदें यानी मस्मार हो गई बहुत ज्यादा। स्कूल जो है, अभी ये गजाली एजुकेशन ट्रस्ट जो है, इसके नूरुल हुदा साहब ने मुझे पैगाम भेजा है कि हमारे 37 स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। 20 जनूबी पंजाब में है, 9 सिंध में है, 8 बलोचिस्तान में है, और 7,000 बच्चे जो हैं, ये तो इनके हैं ना, मुतासर ये हुए तो हैं, उनकी ना किताबें हैं ना बस्ते। ये तो इनका नुक्ता है ना, सरकारी स्कूलों का सोचें, हजारों हैं, उनका क्या बना, हजारों तालिब इल्म हैं, सैकड़ों स्कूल है। तो अब ये है गजाली एजुकेशन वाले कह रहे हैं हमें स्कूलों की तामीर के लिए मुआवनत चाहिए लोगों की। अब ये स्कूलों की तामीर करनी है, मकान बनाने हैं, तो ये मस्जिदें जनूबी पंजाब वाले इलाकों में जहाँ आप गए हैं, वहाँ पे खाने पीने के खुराक की फराहमी का मसला तो नहीं है? वहाँ पे पूरी हो चुकी है, और हमने तमाम तंजीमों ने बैठ के अब ये वहाँ पे फैसला किया कि अब हमने यहाँ पे ये काम नहीं करना, हमने रिहेबिलिटेशन की तरफ जाना। अब ये अगर जनूबी पंजाब से पानी उतर गया, इसका मतलब फसलें काश्त हो पाएंगी? सर अगर जो गंदम की आगे आ रही है वो काश्त होगी अगर उनको पानी मुयसर आ जाए, क्योंकि सारी नहरें टूट गई। एक फियर फैक्टर ये भी था जी जो फैलाया जा रहा है, ये बात दुरुस्त नहीं है। एक आदमी बता रहे थे मुझे, आप उसने 2000 देगें जो है डोनेट की। ये सर रहमतुल्लाह अलैहि मस्जिद है इस्लामाबाद, वहाँ से 2000 क्या सर कई हजार देगों का सामान मेरे तक 2000 देगों का सामान मेरे तक पहुंचा है। एक मस्जिद ने ये इतना काम किया है, एक मस्जिद ने रहमतुल्लाह अलैहि मस्जिद। इससे मस्जिद के इंस्टीट्यूट की अहमियत समझे। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब, अल्लाह ताला आपको उस कार्य खैर का अजर दे, और उम्मीद है कि बाकी दोस्त अहबाब भी इस मामले में आगे बढ़ चुके हिस्सा लेंगे। यहाँ नाज़रीन एक ब्रेक।
नाज़रीन, के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हुआ। चाहता है आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।